तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है किसमें? तो बोर्ड पॉइंट में। बाबू, आप लोग का स्वागत है किसमें? तो बोर्ड पॉइंट में। अब क्या स्टार्ट होने वाला है? तो याद रखिएगा, अब क्या स्टार्ट होने वाला है? तो अब स्टार्ट होने वाला है एसएसटी का पार्ट, जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? लो तो जियोग्राफी और जियोग्राफी मतलब हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या पहले बात कर लेते हैं लो, तो हिस्ट्री में पहले हम लोग बात कर लेते हैं लो क्या कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो देखिए, पहला नंबर चैप्टर क्या हिस्ट्री है, तो मतलब हिस्ट्री का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? इतिहास। इतिहास में हम लोग का कुल कितना चैप्टर पढ़ना है? तो याद रखिएगा बाबू कि इतिहास में हम लोग का कुल चैप्टर की संख्या 7 है। क्या है? तो कुल चैप्टर की संख्या 7 है और 7 चैप्टर में हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर कौन है? तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या? तो पहला चैप्टर का बाबू नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग कि यूरोप में कैसे कैसे राष्ट्र व्यवस्था आई, कैसे कैसे उसमें क्या क्रांति हुई, कैसे क्या हुआ। मतलब इस चैप्टर में केवल किसके बारे में होगा? तो यूरोप के बारे में ही बात होगी। क्या? तो यूरोप के बारे में क्या होगा? तो इस चैप्टर में बातें होंगी। जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? तो समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें पढ़ेंगे लोग कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है। और जो तीसरा नंबर चैप्टर है क्या? तो जो तीसरा नंबर चैप्टर है उसका नाम है हिंद चीन में क्या? तो हिंद चीन में क्या? तो राष्ट्रवाद। देखिए, ये सब हिस्ट्री में ज्यादा कर क्या होता है? तो ज्यादा कर होता है क्या कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो इस सब के बारे में हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर चैप्टर क्या है? तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो इसको पढ़ना है क्या? तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। और जो चौथा नंबर चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद। क्या? तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, तो स्वामीनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, कैसे क्या होगा, कैसे महात्मा गांधी कब आए भारत, कब किधर गए, कब सवज्ञा आंदोलन किए, तो ये सब पढ़ना है किसमें? तो भारत में राष्ट्रवाद। इसी में क्या करना है? तो पढ़ना है। ठीक है, और जो पांचवा नंबर चैप्टर है, पांचवा नंबर, उसका नाम क्या है? तो अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या? तो इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। कितने नंबर चैप्टर में? तो पांचवा नंबर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। और जो छवा नंबर चैप्टर है, छवा नंबर क्या है? तो शहरीकरण एवं क्या है? तो शहरी जीवन। यानी इसमें पढ़ना है शहरीकरण क्या होता है और शहरी जीवन कैसे होता है। तो कितना नंबर चैप्टर पढ़ना है? तो 6वां नंबर। और जो 7वां नंबर चैप्टर है, 7वां नंबर व्यापार और भूमंडलीकरण। तो ये हम लोग का क्या हो गया? तो सिलेबस हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर? तो पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसको क्या करते हैं? तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो अब हम लोग का क्या है? तो आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन सा राष्ट्रवाद? तो बाबू चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है, पहले देखिए क्या होता है, इतिहास क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि इतिहास हम लोग कहते किसे हैं। तो देखिए, अतीत यानी पुराने समय में जो घटना बीत जाती है, यानी अतीत में होने वाली घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। यानी जो हम अतीत यानी बीता हुआ पास्ट का जो हम लोग बातें को मतलब क्या करते हैं, तो चर्चा में लाते हैं, उसे ही इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास आपसे कोई पूछे कि इतिहास क्या होता है, तो बोलिएगा क्या कि अतीत का क्या? तो अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। यानी जब हम किसका अध्ययन करें बाबू? तो जब हम अतीत का जब हम अध्ययन करते हैं, यानी जो बीता हुआ समय का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं लोग? तो उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास आप लोग से अगर कोई भी पूछे कि इतिहास क्या होता है, तो बोलिएगा कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। किसका अध्ययन करना है? तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब देखिए, हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे क्या? तो यूरोप में राष्ट्रवाद। बाबू, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा क्या कि राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद यहाँ पे आया है, मतलब यूरोप में क्या होता है ये राष्ट्रवाद? यानी राष्ट्रवाद कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग किसको राष्ट्रवाद बोलते हैं लोग, किस व्यक्ति को राष्ट्रवादी बोलते हैं लोग? तो देखिए, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है और उसको अपने देश का विकास करने के लिए, यानी उसको सोच रहा है कि हम अपने देश को ऐसे विकास ला सकते हैं या इसमें हम लोग ऐसे मदद करेंगे लोग तो हमारा देश क्या होगा? तो नंबर 1 पर आ सकता है। तो उस व्यक्ति के मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? तो उस व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। क्या? तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। मान लीजिए क्या? तो मान लीजिए यह एक देश है, ये क्या है? तो यह एक यूरोप देश है। मान लीजिए क्या? तो यह एक यूरोप देश है और यहाँ पे एक लड़का है। क्या? तो ये एक यूरोप देश है और ये क्या है? तो यह एक लड़का है। इस लड़के के मन में ये ख्याल आ रहा है। क्या? तो इस लड़के के मन में ये ख्याल आ रहा है कि हम अपने जो यूरोप देश को हम लोग क्या करें? तो इस देश को हम कैसे कैसे मतलब इसको तरक्की में ला सकते हैं, कैसे कैसे इसको हम लोग मतलब नंबर 1 में पहुंचा सकते हैं, और कि क्या क्या हम इसमें सुधार लाएं, कौन कौन से क्षेत्र को उत्पन्न करें कि क्या हो? तो हमारा यूरोप में क्या हो? तो एक नंबर पर, यानी सबसे ज्यादा क्या हो? तो विचलित हो, तो मतलब सबसे ज्यादा क्या हो? तो फेमस हो। उसी को क्या बोलते हैं लोग? तो राष्ट्रवाद। यानी उसके मन में वो सा उत्पन्न, यानी वैसा ख्याल उत्पन्न हो रहा है। तो उस व्यक्ति
के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि बाबू हमने लिखा है राष्ट्रवाद, क्या हमने लिखा है राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या होता है, तो देखिए जो व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति यानी जो व्यक्ति क्या करे, तो जो व्यक्ति अपने देश क्या, तो अपने देश का क्या करे, तो विकास के प्रति क्या करे, तो सोच और लगाव की भावना क्या, तो सोच और लगाव की भावना रखता है। यानी हमने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसके मन में, अगर वो अपने मन में ये सोच रहा है क्या, तो सोच रहा है कि हमारा देश क्या हो, तो देश हम लोग तरक्की करे, विकास करे, वैसी भावना उसके अगर मन में आ रही है, वैसी भावना अगर उसके मन में आ रही है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखे लो कि जो व्यक्ति अपने देश का विकास के प्रति, किसके विकास के प्रति, तो बाबू अपने देश के विकास के प्रति क्या हो, तो सोच और लगाव की क्या करता है, तो भावना रखता है, सोच और लगाव की भावना रखता है, उसे क्या बोलते हैं लोग, तो उसे बाबू याद रखिएगा राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं लोग, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और क्या लिखे हैं, तो और जिस व्यक्ति के अंदर क्या, तो जिस व्यक्ति में यह क्या होता है, तो यह सोच क्या होता है, तो उत्पत्ति होता है, यह उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं लोग, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी बोलते हैं लोग, क्या, तो राष्ट्रवादी कहते हैं लोग। अब देखिए हमने बोला मान लीजिए मेरे देश के विकास के प्रति मेरे मन में क्या हो रहा है, तो सोच आ रहा है, क्या आ रहा है, सोच आ रहा है कि हम ऐसे ऐसे करके अपने देश का क्या करेंगे, तो विकास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे करके हम आप लोग देश का विकास करते हैं। तो हम कैसे व्यक्ति हो गए, तो हमें वो लोग क्या बोलेंगे, कोई भी बोलेगा कि हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, क्या, तो राष्ट्रवादी धारा के व्यक्ति हैं। यानी हम क्या करते हैं, तो अपने देश के विकास के प्रति सोचते हैं और उसको क्या करते हैं, तो उसको हम लोग काम करते हैं कि क्या हो, तो देश हमारा विकास हो जाए। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या, कि राष्ट्रवाद का जो विकास है, जो राष्ट्रवाद का विकास है वो कैसे उत्पन्न हुआ, क्या, तो जो राष्ट्रवाद का विकास है तो कैसे उत्पन्न हुआ, तो याद रखिएगा क्या, कि राष्ट्रवाद का क्या विकास कब शुरू हुआ, तो 19वीं शताब्दी में कहां शुरू हुआ, तो बाबू यूरोप में हुआ था। यानी राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। यानी सबसे पहले अगर कोई पूछे कि राष्ट्रवाद का विकास कहां हुआ था, तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद का सबसे पहला विकास शुरू हुआ। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या इसके आगे का टॉपिक क्या है, उसको देख लेते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, तो अब हम लोग का टॉपिक क्या है, तो देखिए यूरोप के समय में क्या हो गया, हम लोग पढ़ लिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या नहीं होता है। तो देखिए अब क्या हुआ था, तो अब एक उस समय के शासक थे, कौन थे, तो बाबू उस समय के शासक एक थे लुई 16वां। उनका नाम क्या था, तो बाबू उनका नाम था लुई 16वां। वो कैसे शासक थे यार, वो बहुत निरंकुशवादी शासक थे। ठीक है, क्या थे, तो निरंकुशवादी शासक थे। निरंकुशवादी मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या, कि निरंकुशवादी मतलब ये होता है कि अपने प्रजा के प्रति क्या एकदम क्रूर रहना। यानी किसी को मतलब या तो टैक्स ज्यादा बढ़ा देना, या करना क्या, तो कभी किसी की जमीन को हड़प लेना, या और क्या करना, तो मतलब गरीबों को यानी अपने प्रजा को बहुत ज्यादा परेशान करना। निरंकुश मतलब ही होता ही है क्या, कि परेशान करना है अपने प्रजा को परेशान करना ही क्या होता है, तो निरंकुशवादी होता है। यानी क्या करना है, तो कर को बढ़ा देना है, और क्या करना है, तो हम जैसे शासक करेंगे कि हम बोल दिए कि हाँ यहाँ से हट जाओ तो हट जाना है। यानी जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे। और क्या करता था, तो टैक्स को ज्यादा बढ़ा दे रहा था, और क्या कर रहा था, तो सभी गरीबों को क्या करता था, तो ज्यादा सताता था। तो देखिए उस समय क्या हुआ, तो सभी लोगों ने सोचा कि क्या इस क्रांति हम लोगों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो क्रांति करना चाहिए। इसका निरंकुशवादी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उस समय क्या हुआ था, तो 1789 में क्या हुआ था बाबू, तो 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 89 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। क्या हुई, उस समय का शासक कौन था, तो उस समय का शासक लुई 16वां था। यानी आप लोग से पूछा जा सकता है कि पहला बार फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो बोलिएगा 1789 ईस्वी में। कितना, तो 1789 ईस्वी यानी 1789 में हुआ था। तो उस समय का शासक कौन था, लुई 16वां था। और जो ये लुई 16वां था वो कैसा शासक था, तो याद रखिएगा बाबू कि ये जो लुई 16वां था वह निरंकुशवादी शासक था। कैसा शासक था, तो ये जो लुई 16वां था ना, ये एकदम निरंकुशवादी शासक था। यानी हम बता दें निरंकुशवादी मतलब क्या होता है। अब देखिए, अब आप लोग से पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या पूछा जा सकता है, तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबू बताओ कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या है। यानी फ्रांस में क्रांति होने का मुख्य कारण क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि फ्रांस में क्रांति का मुख्य कारण क्या है, तो बोलिएगा क्या, तो देखिए हमने यहाँ पे बताया ना कि सन
1789 में। कब? तो 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, हमने यहाँ पे लिखा है कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण राजनीतिक। अब राजनीतिक कैसे मुख्य कारण हो गया? तो बाबू राजनीतिक कैसे हुआ? क्योंकि वो अच्छे तरह से शासन नहीं करता था। वो क्या करता था? तो मतलब एकदम गरीबों पर अत्याचार, अपने प्रजा पर क्या करता था? तो अत्याचार करता था। तो क्या कारण था इसका? तो राजनीतिक, आर्थिक, क्या बाबू? तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैधिक कारणों को क्या किया जाता है? तो माना जाता है। क्योंकि उस समय क्या करता था? तो निरंकुशवादी था। क्योंकि क्या? तो क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समय, क्या? तो क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या हो रहा था? तो जो शासक थे, कौन शासक थे? तो ये जो लुई 16वां जो शासक था, ये कैसा शासक था? तो निरंकुशवादी शासक था। यानी आपसे ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्या कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या है? तो बोलिएगा क्या कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण किसको माना जाता है? तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैधिक कारणों को माना जाता है। क्योंकि फ्रांस की क्रांति के समय शासक लुई 16वां, क्या? तो लुई 16वां था, जो कैसा शासक था? तो जो निरंकुशवादी शासक था। ठीक है, अब देखिए लुई 16वां क्या करता था? तो जो लुई 16वां था, कौन? तो जो लुई 16वां था, लुई 16वां के समय में क्या हो रहा था? तो लुई 16वां के समय में क्या हो रहा था? तो भ्रष्टाचार। क्या हो रहा था? तो भ्रष्टाचार था। और सभी राज्यों की स्थिति क्या थी? सभी राज्यों की स्थिति खराब थी। क्या थी? लेकिन क्या? तो पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति क्या थी? तो अच्छी थी। पालिंग एवं कुलीन वर्ग की लोगों की स्थिति कैसे अच्छी थी? या अब आप लोग के डाउट आ रहा होगा क्या? तो बाबू अब आप लोगों के मन में एक ही डाउट आ रहा होगा कि आपने जो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? तो पादरी एवं कुलीन वर्ग की लोगों की स्थिति अच्छी थी। ये कैसे थी? तो देखिए पादरी और कुलीन उन्हें बोला जाता है जो उस समय क्या थे? तो उस समय मान लीजिए वो क्या करते थे? तो जमींदार थे। यानी उस समय क्या थे? तो उस समय के जमींदार थे। उन लोगों की स्थिति अच्छी थी। उन लोगों का काम बस ये था कि लोगों से टैक्स को लेना और किसको दे देना? तो राजा को दे देना। किसे? तो लोगों से टैक्स को लेना और राजा को दे देना। मतलब पादरी और क्या? तो पादरी और कुलीन वर्ग उस समय उसी लोगों को बोला जाता है जो क्या थे? तो जो वहां के क्या थे? तो जमींदार थे। यानी जमींदार को वहां के क्या बोला जाता था? तो पादरी एवं कुलीन वर्ग को बोला जाता था। यानी उन लोगों की स्थिति क्या थी? तो अच्छी थी। लेकिन वहां के लोगों की स्थिति क्या थी? तो एकदम खराब हो गई थी। उसीलिए क्या हुआ था? तो उसीलिए 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। किसके लिए? तो निरंकुशवादी शासक को हटाने के लिए क्या हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब? तो 1789 में। तो चलिए बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ इसके आगे का टॉपिक। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।